और फिर ऐसे स्टॉल्स में हमें आना पड़ता है, बराबर है ना? क्योंकि योग तो फ्री है, लेकिन एक योग के साथ एक बाबा है और उन्होंने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आपको पता है कौन है वो? क्या नाम क्या उनका? तो योगा पहले से ही चल रहा था। ऐसे था कि योगा फर्स्ट टाइम रामदेव बाबा ने इन्वेंट किया। तो इसके लिए मैंने जो नाम दिया है, जो अभी यहाँ एक इंदिरा यूनिवर्सिटी करके पुणे में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और जिसका नाम मैंने दिया हुआ है हिल प्रेन्योर। ये स्पेसिफिकली जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करके रखता हूँ मेरे सेशन के पहले कि जहाँ हीलिंग होती है, ये बहुत सारे स्टॉल्स में देखता हूँ, वेदना मुक्त भारत अभियान, बहुत सारे मैंने वहाँ कवाची ग्रुप करके एक है, उन्होंने भी पेन की बात की है। हमारे गुप्ता जी बैठे हुए हैं जो ऑटो हील IITian बंदा एक हीलिंग प्रोसेस और हीलिंग जर्नी में आया हुआ है। कानपुर के IITian है टॉप, जिन्होंने सिंगापुर में जाके अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की, 52 कंट्रीज घूमे और इंडिया आए हीलिंग करने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये हील वहाँ से लिया हुआ है कि हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पीपल, ग्लोबल पीपल, बट इंडिया में जिस तरह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये क्रोनिक डिजीज बढ़ रहे हैं। और एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ना कोई भी बिजनेस, मतलब मैं माधवबाग में 14 साल आई केम देयर फॉर अ डिफरेंट रीजन। मतलब माधवबाग में मैं गया था, एक छोटी सी मैं स्टोरी हील की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जर्नी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। आई वॉज इनटू इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक बिजनेस एंड वन फाइन डे मेरे वाइफ के पीठ में थोड़ा सा दर्द हुआ। तो जनरली पीठ में दर्द हुआ मतलब हमको क्या लगता है, कुछ मोच आई होगी। और मेरी वाइफ, मतलब अगर आपको पता होगा तो श्यामक डावर करके एक डांस कोरियोग्राफर है, उनकी वो ट्रेनर थी, मतलब वहाँ वो बच्चों को डांस सिखाती थी। अभी डांस सिखाते वक्त कोई तो मोच आना वगैरह नॉर्मल बात है। तो दैट गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन और मे बी एज अ हस्बैंड, चलो पहले आप वो बाम लगा लो, आयोडेक्स लगा लो, है ना, 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने भी पेन किलर लिख के दिया, फिर भी प्रॉब्लम जा नहीं रहा था। उसके बाद वापस हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक, क्योंकि हमें जब भी लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। उसने भी कहा कि L3 L4 डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसे होते होते एक ऐसी स्टेज आई तो उसका पेन थम नहीं रहा था और मुझे अंदर से लगने लगा यार कुछ तो गलत हो रहा है। और जब भी मैंने मेरे वाइफ को, एक मेरे जो रिलेशन थे, थोड़े दूर है लेकिन रिलेशन में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनको जब भी दिखाया, उन्होंने कहा कि योगेश मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऑर्थोपेडिक है, ये कुछ और है। तो फिर मैंने आगे की टेस्ट की और पता चला कि मेरे वाइफ को 4th स्टेज का लंग कैंसर है और उसके पास सिर्फ जीने के 6 मंथ्स हैं। और मेरे लाइफ में ये वर्ड आ गया हील। तो जब भी 30 इयर्स के एज में, जहाँ आपने कभी भी सिगरेट नहीं पी हो, दारू नहीं पी हो, आप 5-5 घंटे कसरत करते हो, डांस करते हो, और सडनली कोई डॉक्टर आपको बोले कि भैया 6 महीना ही है आपके पास, तो उस आदमी के ऊपर क्या गुजरता होगा, उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा कि यार अच्छे खासे हम लोग लाइफ के सपने देख रहे हैं। 30 साल उम्र थोड़ी होती है ना किसी हेल्दी लड़की के लिए कि आपके पास सिर्फ 6 महीने जीने के लिए, ये सुनने के लिए। और तभी मेरे लाइफ में एक थोड़ा सा भूचाल आ गया कि यार अभी करेंगे क्या। और मेरे सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जिसको पता है कि 6 महीने के बाद मेरी मौत होने वाली है, जो आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने, तो उसको आप मोटिवेट रोज कैसे करोगे, उसको आप मेडिसिन लेने के लिए कैसे कहोगे, आप उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे कहोगे। और वही प्रॉब्लम लेके, वो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एज अ केयर गिवर टू माई वाइफ, कि अभी मेरे वाइफ को कल मैं स्माइल कैसे कराऊँ।
क्योंकि उसका एक रिजल्ट है। संजय ओक करके डॉक्टर है हमारे बॉम्बे में, वो कोविड टास्क फोर्स के महाराष्ट्र के हेड भी थे, तो तभी KEM के हेड थे। और मैं जब भी उनको, मेरे वाइफ तो आती नहीं थी, लेकिन मैं रिपोर्ट लेके जब भी जाता था उसके कि यार वाई शी, मेरे वाइफ ने ऐसा क्या किया होगा कि जिसके वजह से उसको सीधा 4th स्टेज का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर के पास भी कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं होता था, ये बहुत सारे रीज़न है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, बट फिर भी ना वहाँ से मुझे किसी ने ऐसा आंसर नहीं दिया जो कन्विंसिंग हो। और मैं मेरा हीलिंग जर्नी क्या है, मेरे वाइफ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी मेरे लाइफ में उन्होंने, मैं जब भी बाहर जा रहा था उनके कैबिन से, तभी मेरे लाइफ की जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वो हुई, जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र थी 4 या 5 साल, जो उनके कैबिन के बाहर थी। और उन्होंने मुझे कहा कि योगेश, तेरे लाइफ का जो प्रॉब्लम है ना, तेरे वाइफ ने कितने साल जिए? मैं बोला 30 साल। उसने तेरे साथ शादी की, शामक टावर में उसने डांस किया, शाहरुख खान के साथ उसको मौका मिला डांस करने का फिल्म में, ये सब उसने किया, तो उसने लाइफ जी ली है। मेरे बाहर जो 5 साल की जो लड़की बैठी हुई है, उसको भी 4th स्टेज लंग कैंसर हुआ है, और वो भी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीना उसका लाइफ है। तो हु इज लकी, योर वाइफ और दैट गर्ल? तो मेरे पास अभी आंसर नहीं था। यस, मैंने कहा माय वाइफ। तो उन्होंने कहा अभी ये सब छोड़ दो, हर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तू जाके ना एक ही चीज़ कर कि वाइफ को जितना तू स्माइल दे पाएगा उतना वो अच्छा उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा। वो अगर हंसेगी तो पॉजिटिव रहेगी, मेडिसिन खाएगी तो और उसका लाइफ थोड़ा बहुत सुधर सकता है। एंड हेल्प योर वाइफ स्माइल एनी विच वे। और मैं रात को जब भी सोता था, मैं एक ही माइंड से सोता था कि कल मेरे वाइफ को मुझे किस तरह से हंसाना है। और वहाँ से मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई इन 2011। और तभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि डॉक्टर ने तो कहा था कि भैया आपके पास तो टाइम इतना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लाइफ में हुई, मुझे सबसे ज़्यादा हील, मेरे वाइफ को सबसे ज़्यादा भरोसा किसने दिया होगा? तो बोल सकता है एक ऐसे पेशेंट ने, मतलब सडनली एक पेशेंट मेरे घर पे आया जो दैट टाइम ही वाज 61-62 years old। उसका नाम था होसी दारूवाला, अ पारसी जेंटलमैन। ही केम टू माई हाउस, और मेरे किसी वाया करके ही आया, मेरे को पहचान वाला नहीं था। उसको पता चला था कि मेरे वाइफ को कैंसर हुआ है। और मेरे वो घर पे आने के बाद उसने बोला, मेरी वाइफ सोई हुई थी, तो उसने कहा अरे योगेश, वाइफ को बोलो मेरे लिए चाय बनाए। मैं बोला अरे यार, पेशेंट को देखने के लिए आया और मेरे वाइफ को उठ के चाय बनाने को बोल रहा है। तो जैसे ही मेरी वाइफ चाय बनाने के लिए गई, उसने कहा योगेश, जब तक उसको तू पेशेंट करके बोलता रहेगा ना, हर माइंड विल बी ऑल्सो ट्रीट हर लाइक अ पेशेंट, वो कभी ये बेड से उठेगी नहीं। अगर उसको फाइट करना है, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था कि तेरे पास भी 6 महीने, लेकिन आज 14 साल हुए मैं जिंदा हूँ। और जब भी वाइफ ने ये बात सुनी कि मैं 14 साल से जिंदा हूँ, उसके चेहरे पे एक होप, यार अगर ये जी सकता है ना तो शायद मैं भी जी सकती हूँ। और वो फाइट करने का जो एक स्पिरिट है वो पेशेंट ने लाया, वो डॉक्टर ने नहीं दिया। और ये होने के बाद मेरे वाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब वो मेडिसिन लेने लगी, उसने वापस वो म्यूजिक, उसके फ्रेंड्स आते थे, शामक यूज्ड टू कम टू माई हाउस, तो वो डांस भी सब होता था, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो डिजीज था वो इतना आगे बढ़ चुका था, उसका कैंसर पूरे उसके बोन में गया था। तो आई कुड नॉट हेल्प हर मच उसमें। बट एट द एंड एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शी वॉज स्माइलिंग टिल द लास्ट मोमेंट। और तभी मेरे लाइफ में ये हीलिंग का इम्पोर्टेंस आया। और मैं होसी दारूवाला के साथ ऐसे कैंसर पेशेंट के घर जाता था जहाँ उनके पास एक ऑयल का बॉटल था। मैं यहाँ बहुत सारे मैंने स्टॉल देखे, ऑयल का बॉटल होता है, तो वो खुद अपना ना पेन का ऑयल बना, मतलब जो पेन रिलीफ का ऑयल बनाते थे, जिसमें वो बहुत सारे आयुर्वेदा के चीज़ें डालते थे। और वो
हर पेशेंट के पास जाके ना उनको गिफ्ट करते थे कि ये ऑयल यूज़ करो, इससे आपको राहत मिलेगी। और जब भी आप ये माइंडसेट से एक पेशेंट से वो ऑयल लेते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट था और आप लगाते हो ना, तो एक साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट आता था कि ये पेशेंट ने लगाया, मैं लगाऊंगा तो शायद इसका असर मेरे वाइफ को मिलेगा। और ये भूसी दारू वाला के साथ में जब भी पेशेंट के साथ घूमता था, पेशेंट के पास जाता था उनके साथ, उनको लेके, तो मैं चेंजेस देखता था पेशेंट की फैमिली में और पेशेंट्स में कि क्या डिफरेंस आता है। और यही ऑयल लेने के लिए मैं गया था माधवबाग में, जो बाद में 15 साल की मेरी जर्नी बनी। वहाँ मैं मिला डॉक्टर रोहित साने, जो एक खुद MBBS डॉक्टर है, सर्जरी के टॉपर, लेकिन करना चाहते थे वो आयुर्वेदा। अभी एक सर्जरी का टॉपर आदमी आयुर्वेदा प्रमोट जब भी करेगा तो लोग बिलीव करेंगे क्या? ये सुनो, एक MBBS और सर्जरी का टॉपर अगर आयुर्वेदा के कुछ ऑयल देता है, कुछ चूर्ण देता है, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नो नो। बट आज वही आदमी, उनके 350 क्लिनिक है, 5 हॉस्पिटल्स है, 1 लाख से भी, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट ये 15 साल में उनके पास ट्रीट होके गए हैं। और इंडिया का पहला ऐसा डॉक्टर है जिसके पास 150 से भी ज़्यादा आयुर्वेदा के रिसर्च पेपर है। तो अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो देयर इज अ वे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास क्या ऐसा होना चाहिए कि जो आप कुछ अलग कर सको। तो बोल सकते हैं ऐसा क्या हो? जज्बा। सॉरी, जज्बा जज्बा जज्बा। तो मैं एक ऐसा जज्बा स्टेज के ऊपर बुलाना चाहता हूँ जो माधवबाग का भी जज्बा रहा। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन रमेश शुक्ला जी, प्लीज गिव हिम बिग हैंड। अभी ये बंदा 2013 में माधवबाग में आया था और आए थे, उनकी हार्ट की एफिशिएंसी थी 25। मैसिव हार्ट अटैक के बाद ये आए थे एट एज ऑफ 37 इन माधवबाग। एट एज ऑफ 16-17 ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज लेग्स। ट्रेन के नीचे ठाकुरली स्टेशन पे दोनों पैर कट गए। बट बताने की बात ये, आज यहाँ मैंने उनको इसके लिए बुलाया है कि ये बंदे ने महाराष्ट्र का जो एवरेस्ट कहा जाता है माउंट कलसुबाई, वो चढ़ चुके हैं पूरा। और रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाना, सी स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें ये आदमी करता है। तो ये देख के आपको इम्प्रेस हुए, हम लोग को इम्प्रेस होते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उनको खास स्पेशलिटी ढूंढा, फोन किया, उनको घर पे बुलाया और हर साल एक बार सचिन तेंदुलकर उनको घर पे बुलाता है क्योंकि वो खुद मोटिवेट होना चाहता है इनसे। तो आज मुझे वो जो स्टोरी है ना कि हाउ टू गेट योर 100 करोड़, आपको किस तरह से 100 करोड़ पहुंचना है, उसके पीछे ना एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे ना एक सक्सेसफुल पेशेंट होता है। तो ये माधवबाग के अभी आप पकड़ो के जिनको मैं ब्रांड एम्बेसडर बोलता हूँ माधवबाग के, जो ही इज अ पेशेंट ऑफ माधवबाग, जो आए थे 2013 में, मैं उनको कहूँगा कि एक बहुत आज अच्छा मौका है, ये मेडिटेशन दे दिया अपना। तो आज आपकी थोड़ी स्टोरी अगर आप उनको बताते हो कि किस तरह से आपने ये जर्नी की, आपकी जो आज अपने जो झंडे गाड़े हैं कलसुबाई के ऊपर, वो किस तरह से, सो दैट आज जो यहाँ सिखाया गया है योगा और जो कहा गया, शैलेश सर बहुत दिन से कह रहे हैं कि योगा से होगा, ऐसा चलता है, लेकिन फिर भी आज कैसे होगा और क्यों हमें करना चाहिए, मैं सर से कहूँगा कि चंद शब्दों में आप सर। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम रमेश शुक्ला है। सर्वप्रथम आप सबको वर्ल्ड मेडिटेशन डे दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया सर, योगेश सर, शैलेश सर, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं बहुत ही जल्द आज का ये जो मेरा अभी सेशन है 2 हिस्सों में ख़त्म करूँगा। एक
पहले 5 मिनट मेरी स्वतः की जर्नी कि कैसे सकारात्मक सोच ने मुझे जीवन के विषम परिस्थितियों से बाहर निकाला। एक सर का मैंने सबको पता नहीं था, ये सर का वीडियो है जो होप्स हो चुके हैं उन्हें कैसे हिम्मत दिलाई जाए। तो एक बार फिर से नमस्कार सभी को। मेरी जर्नी के बारे में हम 5-10 मिनट बताएंगे और उसके बाद उस व्याधियों को, उस परिस्थितियों पर कैसे मात दी, किस चीज़ ने हेल्प करी मुझे उस मात पर करने में, जो होती है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, योगा, मेडिटेशन। शॉर्ट में कहें तो अगर आज मैं आप सबके समक्ष यहाँ हूँ, जीवित हूँ, तो इसमें योग और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति योग और मेडिटेशन पहले जीवन में थोड़े समय भी अगर किए हो और आगे चल के जीवन में कोई व्याधियाँ आ जाती हैं तो उनमें उन व्याधियों को सस्टेन करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। तो कुछ ऐसे ही मेरी जर्नी है, मैं बताता हूँ। यह जो आप देख रहे हैं, ये 17 वर्ष की उम्र में 1993 इन द ईयर 1993 जब मैं 11 वर्ष का था, 11वीं क्लास में जब पढ़ता था, 17 वर्ष का था, तब रेलवे दुर्घटना में ये एम्पुटेशन हो गया था। रेलवे दुर्घटना की वजह से उसी वक्त तुरंत 17 साल की उम्र, सारा जीवन सामने था एकदम। बहुत सुनहरे सपने में देखता था कि 18 साल का होते ही आर्मी में जाऊं, नेवी में जाऊं। 17 ही साल की उम्र में 6 फीट 3 इंच की हाइट थी मेरी उस समय, और मैं सोचता था 21 साल के होने तक मैं 7 फीट का हो जाऊंगा। परंतु जीवन में कुछ और ही प्लान था। वो 7 फीट होने के बजाय सीधे 4 फीट 3 इंच का हो गया। मैं बताता हूँ कैसे मैं 4 फीट 3 इंच का बता रहा हूँ। रेलवे दुर्घटना हो गई, फिर दोनों का एम्पुटेशन हो गए, ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के दौरान मेरे पिताजी आए और थपकी घर के बुक्स सर के बगल रख दिए और बोले पढ़ाई करो। मैंने सोचा कितने स्ट्रिक्ट पिताजी हैं ये, इतना दर्द है और बोल रहे पढ़ाई करो। तो उन्होंने मेरे कानों में एक बात कही और वो थी पॉजिटिविटी की। कहा उन्होंने, अगर आप सकारात्मक रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करोगे तो ही जीवन में कुछ आगे चलकर बन पाओगे ऐसी परिस्थितियों में। मैंने पढ़ाई की, डिस्चार्ज होने के बाद एग्जाम्स दिया और पास भी हो गया बिना एक भी साल गंवाए। अब किन चीजों ने मुझे उस समय शॉक नहीं दिया इस रेलवे दुर्घटना का? पूरे साल, पूरे एकेडमिक में मैंने एक ध्येय बना के, प्रण बना के रखा था कि 100% अटेंडेंस रखूंगा कॉलेज में, नॉट इवन अ सिंगल बंक, नॉट इवन अ सिंगल एब्सेंटिज्म। तो जिस समय पैर देखे मैंने कि रेलवे ट्रैक पर दोनों पाँव एम्प्यूट होकर अलग थलग पड़े हैं, उस समय मेरे ख्याल आया होगा सर मेरे पाँव के बारे में, ख्याल आया कि अब मैं कॉलेज कैसे पहुंचूंगा। मेरा अटेंडेंस ब्रेक हो गया, वो जो मुझे रिकॉर्ड करना था 100% अटेंडेंस का, वो अब अफेक्ट हो गया। तो मैंने लोगों को कहा, जो लोग मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मैंने उनको कहा मुझे वाया कॉलेज ले जाओ ताकि मैं अटेंडेंस लगा के फिर एक 17 साल की उम्र के बच्चे का थॉट प्रोसेस कि कैसे वो अपने एम के लिए सोच रहा था कि नहीं 100% अटेंडेंस करना ही है। तो इन सकारात्मक चीज़ों ने मुझे इतनी बड़ी इंसिडेंट की तरफ ध्यान मेरा बांटा नहीं और उस शॉक से बचाया उसको। पढ़ाई पूरी करी, 11th पास हो गया, 12th जाना था, हील हो गया पाँव। अब कॉलेज आए जाए कैसे? हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें भी काफ़ी रहती हैं, हर एक के पास बहुत ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं है। 1994, 1993 की बात है, 32 वर्ष। अब का समय और तब के समय में बहुत अंतर था। अब जो अवेयरनेस है, अब जो सुविधाएं हैं, अब जो उस समय जो ट्रांसपोर्ट है उस समय ऐसे नहीं थे। कॉलेज आना था, एक व्हीलचेयर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो कॉलेज में कैसे आया गया मैं दिखाता हूँ। इसलिए दिखा रहा हूं कि जीवन में सक्सेस तभी मिलेगा जब हम वो नो एक्सक्यूज वाली एटीट्यूड रखेंगे। क्या रखेंगे? नो एक्सक्यूज। मेरे साथ कहिए एक बार, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। जब वो नो एक्सक्यूज वाली एटीट्यूड रखेंगे तो ही। अब मैंने एक्सक्यूज नहीं
ढूंढे कि कॉलेज कैसे आ जाऊँ, तो देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे कि आज जो देख रहे हैं कि मैं खड़े होकर चल रहा हूँ, हमेशा से ही ऐसा नहीं था। एक्सीडेंट के बाद जब दोनों पाँव एम्पुटेशन हुए थे, ये तो एक भगवान का एक मैसेज था कि कुछ ऐसे चलकर देखो होता है क्या। तो 1993 एक्सीडेंट हुआ और 2005-2006 तक 12 साल 10 से 12 वर्ष तक मैं ऐसे ही घुटनों पे चलता था। तो 12वीं का मेरा पहला दिन मैं कुछ इस तरह अटेंड किया। पूरा 12वीं बोर्ड एग्जाम, उस समय प्रोस्थेटिक्स ऐसे नहीं हुआ करते थे, लकड़ी वाले पाँव हुआ करते थे, प्लास्टिक वाले पाँव हुआ करते थे, लोग लेके केवल अलमारियों में रख देते थे, उसको यूज नहीं करते थे। कॉलेज कैसे आया जाया करता था, इसलिए बोल रहा हूँ नो एक्सक्यूज वाली एटीट्यूड होनी चाहिए। एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ में, बट एटीट्यूड कौन सा रखना चाहिए? नो एक्सक्यूज वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाला। तो जो दूध वाला घर में आता था मेरे दूध डालने, वो अपने साइकिल पर बिठाकर मुझे कभी छोड़ दिया करता था। सुबह 7:30 का कॉलेज हुआ करता था। किसी दिन दूध वाला नहीं तो जो न्यूज़पेपर वाले आते थे, वो मुझे अपने वो पहले वाली साइकिल, जो घोड़ा साइकिल होती थी, आगे बैठकर हमें छोड़ दिया करते, वो छोड़ दिया करते थे। किसी दिन कोई नहीं तो बस ऐसे ही पैदल ही किलोमीटर तक किलोमीटर कॉलेज आया जाया करता था, ऐसे घुटनों में रुमाल बांध। गजब पेशेंस था, गजब पॉजिटिविटी थी, और इन सब चीज़ों ने तो यहाँ से फिर ये तो आपके ऊपर गया, अभी हार्ट के पास लाइफ बहुत अच्छे से चलती थी एकदम। फिर ऐसे ही मैं घुटनों पे कॉर्पोरेट के लिए जॉब भी जाया, डोंबिवली से लेके मलाड तक ऐसे ही जाया आया था। नो एक्सक्यूज वाले एटीट्यूड। अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कभी ना कभी तो मैंने लाइफ में योग और मेडिटेशन किया हुआ था, इसीलिए मुझे धैर्य, वो पेशेंस, वो सहन शक्ति, वो क्षमता मिली मेरे अंदर की। ऐसे सिचुएशंस में भी हम एक नॉर्मल लाइफ जिए। लाइफ एकदम अच्छे से चल रही थी। 2013 एट द एज ऑफ 37 ओनली, एट द एज ऑफ 37 एक दिन जोर से मैसिव पेन शुरू हुआ और समझ गया मैं ये कोई साधारण दर्द नहीं है, ये हार्ट अटैक। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 90% के 2 ब्लॉकेजेस 3 ब्लॉकेजेस बताए गए। तुरंत मुझे कहा गया या तो आप स्टेंट थेरेपी कीजिए या तो बाईपास सर्जरी कीजिए, नहीं तो केवल आपके पास जीने के लिए 2 महीने समय है। यह मेरे लिए एक अचानक सा चीज था, जैसे कोई प्रिपेयर नहीं रहता है। हार्ट अटैक में 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंसान निकल जाता है 5 मिनट में, और जो भगवान की दया से बच जाते हैं उन्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और वो इम्प्रेशन से गुजरना पड़ता है, केवल उन्हें नहीं, उनके पूरे फैमिली को। ऐसा ही कुछ मिला भी था उस सिचुएशन उस समय। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सर्जरी और ये सब नहीं लगाना था, स्टेंट वगैरह नहीं लगाना था। मैं ढूंढने लगा कुछ ऐसा है, नेचुरल उपाय है, नेचुरल तरीके का उपाय हो जिससे मेरा दिल और मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊं। मैंने थोड़ा सा राय सलाह ली और फिर पता चला मुझे आयुर्वेदा केंद्र के बारे में, माधोबाग के बारे में। जब मैं इंटरनेट पर देखने लगा तो एक एहसास हुआ कि ये काश, ये शायद यही जगह है जहां पर मैं नेचुरली ठीक हो सकता हूँ। और एक बहुत बड़ा एहसास उस समय हुआ, वो जब मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पर, कि काश अगर यह मुझे पहले पता होता, अगर यह मैं प्रिवेंशन थेरेपी पहले लिया होता या प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले लिए होते, तो शायद आज वह घड़ी ना आती हार्ट अटैक की। तो इसीलिए वो एक कहते ना, एक रिग्रेट हुआ कि अगर पहले से ही मैंने प्रिवेंशन लिया रहता तो वो हार्ट अटैक की घड़ी ना आती। उस दिन से मैं सभी को ये मैसेज देता हूँ कि भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। कुछ हो जाने के बाद ट्रीटमेंट लेना, वो एक डार्क फेज में फिर ट्रीटमेंट चले जाता है। लेकिन भाई पहले ही प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट लेते रहे तो फिर वो व्याधियों से बच सकते हैं। तो उस दौरान माधोबाग में ट्रीटमेंट लिया, जहाँ मुझे कहा गया था कि 2 ही महीना समय है तुम्हारे पास। बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डरली आज 14 वर्ष हो चुके हैं, 13 वर्ष हो चुके हैं, विदाउट स्टेंट, विदाउट बाईपास, despite using the prosthetics, despite having that
25% ऑफ हार्ट एफिशिएंसी, जहाँ मुझे कहा गया था कि आप अपने 2 महले के घर भी नहीं चढ़ना। आई स्केल्ड द महाराष्ट्र हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन कलसुबाई पीक, एंड जहाँ मुझे कहा गया था कि अपने एरिया में भी मोटर बाइक नहीं चलाना, पोस्ट हार्ट अटैक, आई रोड द बाइक फ्रॉम मुंबई टिल गोवा, और ये सब पॉसिबल हो सका केवल और केवल आयुर्वेदा उपचार, वेलनेस, सकारात्मक सोच, सकारात्मक फोकस, पॉजिटिविटी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। वो एक ऐसा मिरेकल है, ऐसी पूंजी है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से भी हमें वो निकाल सकता है। इसी के ऊपर एक छोटा सा एक्टिविटी कराना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपका भी वेंचर है, आप भी कुछ, मैडम ने तो सुबह योगा का, तो जब तक ये पर्पस लोगों तक नहीं पहुंचता, और माधोबाग में जब हम लोग थे कि एक ब्रांड को स्केल कराना है, तो 2 बंदे में और स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। एक है क्लिफर्ड कुड्रोस। क्लिफर्ड प्लीज कम ऑन स्टेज, एंड 1 मोर पर्सन निखिल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने रामदेव बाबा का आपको एग्जांपल दिया था कि योगा तो उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, बट विजिबिलिटी हम लोग जो करते हैं वो लोगों तक पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लोगों तक लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे केस में रमेश जैसे बंदे को लोगों तक पहुंचाने का काम, पॉजिटिविटी दिलाने का काम इन्होंने किया। इनका नाम है क्लिफर्ड कुड्रोस, जिन्होंने ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेड थे, और अभी आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को लोगों तक पहुंचाने का काम ये बेसिकली करते हैं थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो भी ब्रांड, पर्सनल ब्रांड बनाना होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट बिकने से पहले आपको आपके पर्सनालिटी को बेचना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आज हम लोगों ने जब तक कोई पर्सनल ब्रांड नहीं बनता, क्योंकि मैं जब भी माधोबाग में आया था, मैं डॉक्टर रोहित साने को जानता भी नहीं था, तो कौन है डॉक्टर, मैं तो सिर्फ एक ऑयल की बॉटल लेने के लिए आया था। लेकिन उनके पास भी एक स्टोरी थी उनके फादर के हार्ट अटैक की, और उनका एक मिशन था कि मैं इंडिया में किसी भी फादर को हार्ट अटैक आने नहीं दूंगा, जो पहुंचाने का काम इस बंदे ने किया, जो आज एक स्टोरी बन गई। और हमारा ब्रांड आइडिया से IPO तक चला गया। आज माधोबाग का वैल्यूएशन 400 करोड़ रुपया है, और एक MBBS डॉक्टर आयुर्वेदा का ब्रांड इंडिया में नहीं, अभी दुबई में भी क्लिनिक्स ओपन होने जा रहे हैं, फिर वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको एस्टैब्लिश होना है, आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करना है, तो उसके पहले व्हाई बिहाइंड दैट ब्रांड, वो ब्रांड के पीछे का व्हाई क्या है वो मजबूत कीजिए। वो अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। इसके बाद आई थिंक बोवेन थेरेपी का सेशन है। सो बोवेन थेरेपी को हम आयुष मिनिस्ट्री तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, हाँ, बिफोर वी साइन ऑफ फ्रॉम द स्टेज, एक 1 मिनट की एक्टिविटी लेता हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे एक राह दिखाई, दिशा दिखाई, होप दिखाया, वो आप सभी को मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें सहभागी होइए, आइए। तो वो एक पॉजिटिविटी की एक्टिविटी है, आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें? यस। देखिए, ये है अपना हाथ, ये सभी हाथ ऊपर कीजिए अपना, और ये है अपनी कलाई, कि कैसे हम अपना इंटेंशन, अपने भाव, अपने वर्ड्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में, वो अभी दिखेगा। ये है बीच में लाइन है ना, दिख रहा है? ये पाम और कलाई के बीच में लाइन है, ये दोनों लाइनें ऐसे ज्वाइन कीजिए, केवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। सर आपकी पार्टिसिपेट कीजिए, आप आई ओपनिंग एक्टिविटी, और हाथ फोल्ड कीजिए दोनों एक नमस्कार की पोजीशन में। केवल 1 ही मिनट की एक्टिविटी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 फुट की दूरी पे अपने आंखों के लेवल पे और फोकस कीजिए, और बीच वाली दोनों उंगलियों के टॉप में लुक एट द टॉप ऑफ योर मिडिल फिंगर। You will notice that one finger is slightly larger than the other, right? And even if it is similar, it is perfectly fine. The finger that is larger than the other, please remove that larger finger hand aside. And if it is same, still you can remove one hand aside. Turn the palm towards your face. Look at the top of your middle finger and say,
Grow longer. 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 One more time. Grow longer. Now, the way you had joined those lines earlier, join them. Fold your hands and look at the top of your middle finger. ये बड़ा हो गया बड़ा हो गया क्योंकि हमने क्या कहा उसको ग्रो लॉन्गर जो छोटा फिंगर था वो बड़ा हो गया वेट अ मिनट नाउ वंस अगेन रिमूव दैट सेम हैंड असाइड टर्न द palm towards your face look at the top of your middle finger and say back to normal look at the top of your middle finger don't say look at me back to normal 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 one more time back to normal now again join these both the lines of your wrist fold your hands look at the top of your middle finger whether the finger is again repeat now what our intention was whatever we said what the words we said 5-10 times we got to see it immediately same is going to happen in our life same will be happening with our health same will be happening with our family same will be happening with our work in the organization what you want, you have to only and only talk that intentions are everything, words are everything. So on this meditation day, we want to give something to Ramesh.